नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे मजदूरों के हाल बेहाल की। जी हाँ, 1986 से शुरू हुआ था मई दिवस। एक मई आज मजदूर दिवस है और तब से लेकर के तमाम कोशिश की गई, लेकिन अभी तक मजदूरों का हाल बेहाल ही है। और खासकर लॉकडाउन की बात करें तो तमाम मुश्किलें आन पड़ी हैं उनके लिए। एक छोटी सी घटना है, हालांकि वो भारत की घटना नहीं है, भारत में भी तमाम तरह की इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं। एक माँ अपने 6 बच्चों को आश्वासन देने के लिए एक पतीली में पत्थर उबाल रही थी। बच्चे बहुत देर से भूख से तड़प रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी ही उनको खाना मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि माँ झूठ बोल रही थी, उन्हें तसल्ली दे रही थी, उन्हें सांत्वना दे रही थी, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं कोसों दूर थी। और ये हाल सिर्फ एक घटना का नहीं है। आप अगर गांव देहात चले जाएं तो तमाम आप रिमोट एरिया में आप देखेंगे मजदूरों का हाल कितना बेहाल है। और खासकर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में तो और मुश्किलें आन पड़ी हैं। एक एक मजदूर 1400 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचा है और कई ने तो घर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया है। 14 साल की बेटी ने अपने घर 100 किलोमीटर पैदल चली और 7 किलोमीटर जब बचा तो उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। ये है कहानी। और हमारे यहाँ सबसे पहले हवाई जहाज से 1.5 लाख लोगों को लाया गया, उसके बाद छात्रों को लाया गया और मजदूरों की सुध लेने वाला पूरे देश में कोई नहीं था। हालांकि बाद में इसमें संशोधन किया गया, जो अधिनियम था आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया गया और कहा गया कि बसों के द्वारा इन मजदूरों को और यात्रियों को, पर्यटकों को और उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के भी अभी तमाम कन्फ्यूजन बने हुए हैं, क्योंकि कहा यह गया कि राज्य आपस में परामर्श करके अपने यहाँ से और एक दूसरे के यहाँ से इन लोगों को भेजेंगे। तमाम राज्यों का ये कहना है कि बसों से ऐसे लोगों को नहीं लाया जा सकता, क्योंकि तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में वो ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी ओर तमाम राज्य ये भी कह रहे हैं कि इस समय इनको निकालना आसान काम नहीं होगा, जो जहाँ है वहीं पर रहे, क्योंकि उनको डिटेक्ट करना कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, ये अपने आप में अपहिल टास्क है। और दूसरा, उनको क्वारंटीन करना और उसके बाद उनके लिए रोजगार देना, ये सब कोई आसान काम नहीं है। तीसरी दिक्कत यह है कि जो मजदूर फंसे हुए थे वो मजदूरों के पास में राशन पानी खत्म हो गया था और बड़ी बात यह कि उनके पास पैसा भी नहीं था और ज़्यादातर जो मिल बंद थी, जो रोजगार नहीं था, उसकी वजह से मालिकों ने भी पैसा देना बंद कर दिया था। हालांकि सरकार ने साफ आदेश दिए थे कि इस दौरान कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा, श्रमिकों की सैलरी पूरी दी जाएगी, लेकिन धरातल पर कुछ और था। मुश्किल ये थी कि श्रमिकों को इतना पैसा वो जो मिल मालिक हैं वो दे भी कहाँ थे, उनकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। मुश्किल की घड़ी में आज भी हमारा ये मजदूर वर्ग कहाँ खड़ा हुआ है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। यूँ तो सामान्य परिस्थितियों में भी मजदूरों की हालत कोई बहुत अच्छी हालत नहीं होती है, लेकिन इस कठिन घड़ी में उनकी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। धनंजय शुक्ला हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। शैलेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार है, आपका स्वागत है। और पूर्व IPS और पूर्व DGP सूर्य कुमार शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और 2 खास मेहमान हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। पवन गुप्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत है पवन जी आपका। और साथ ही साथ जगदेव सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हम चर्चा को शुरू करेंगे, जरूर उनकी जो हमारे मजदूरों का हाल बेहाल है उस पर चर्चा करेंगे।
और लेकिन इससे पहले आपको एक जरा रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना के चलते अचानक लगाया लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है। मजदूरों को जब ये पता चला कि जिन फैक्ट्रियों और काम धंधे से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था वो न जाने कितने दिनों के लिए बंद हो गई हैं, तो वे घर लौटने को छटपटाने लगे। ट्रेन बस सब बंद थी। घर का राशन भी इक्का दुक्का दिन का बाकी था। जिन ठिकानों में रहते थे उसका किराया भरना नामुमकिन लगा। हाथ में ना के बराबर पैसा था और जिम्मेदारी के नाम पर बीवी बच्चों वाला भरा पूरा परिवार था। तो फैसला किया पैदल ही निकल चलते हैं, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे, यहाँ रहे तो भूखे मरेंगे। कुछ पैदल, कुछ साइकिल पर, तो कुछ 3 पहियों वाले उस साइकिल रिक्शे पर जो उनकी कमाई का साधन था। जो फासला तय करना था वो कोई 20-50 किलोमीटर नहीं बल्कि 100-200 और 3000 किलोमीटर लंबा था। बिना रुके, बिना थके कदम मंजिल की तरफ बढ़े तो कुछ कदम मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए थम गए। 1986 से लेकर 2020 तक मजदूरों के हालात नहीं बदले। 1886 की बात है, तारीख 1 मई थी। अमेरिका के शिकागो के हैमोर्केट मार्केट में मजदूर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन दबाने को पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कुछ मजदूर मारे भी गए। प्रदर्शन बढ़ता गया, रुका नहीं और तब से 1 मई को मारे गए मजदूरों की याद में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज फिर 1 मई आई है, इस बार थोड़ी अलग भी है। मजदूर दिवस पर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने वाले मजदूर घर लौटना चाहते हैं। हर मजदूर को अपने गांव घर की याद सता रही है। कई राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यों के मजदूरों को वापस लाने के लिए कदम भी बढ़ा दिए, तो कई राज्य अभी केंद्र से स्पेशल ट्रेन और बाकी विकल्पों की मांग कर रहे हैं। तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो अपने राज्यों के मजदूरों को लेकर बेपरवाह हैं। उनकी सुध लेने के अब तक मन नहीं बना पाए हैं। प्रवासी मजदूरों की हालत खराब है। पहले लॉकडाउन के दौरान देखी तस्वीरों को समझे तो नोएडा और मुंबई से घर जाने की जिद पर अड़े प्रवासी मजदूरों की बेचैनी को समझा जा सकता था। ये बेचैनी ये बताने के लिए काफी थी कि मजदूरों का हाल बेहाल है। पैदल चले और अपनी जान गंवा बैठे प्रवासियों के संघर्ष और सफर की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। फासला अभी लंबा है, मंजिल अभी दूर है और जब तक देश के मजदूरों की दशा नहीं सुधरती, रोजी रोटी का मुकम्मल इंतजाम नहीं होता, मजदूरों का भविष्य में तरक्की का उजाला नहीं होता, तब तक हर नीति, रणनीति और किए गए फौरी इंतजाम बेईमानी है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो मजदूरों का हाल है बेहाल। सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि अब सरकारें सुध ले रही हैं। केंद्र सरकार ने जो अधिनियम था उसमें बदलाव कर दिया है कि लोगों को उनके घर वापस भेजा जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले क्यों ये निर्णय नहीं लिया गया? क्या लॉकडाउन करने से पहले ये उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना चाहिए था? तमाम सारी दिक्कतें हैं। और अब दिक्कत ये है कि जो लोग अपना रोजगार छोड़ करके गाँव जा रहे हैं उनको वहाँ रोजगार कैसे मिलेगा? दूसरी दिक्कत अब मिल मालिकों को ये आएगी कि उनको मजदूर नहीं मिलेगा। श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा, मिल मालिकों को मजदूर नहीं मिलेगा, मुश्किल आएगी। ऐसे में अगर सामंजस्य बैठाया जाता तो काफी हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। चर्चा करेंगे, हमारे साथ में खास मेहमान है, हमने आपसे परिचय पहले ही करा दिया। सूर्य कुमार शुक्ला जी का रुख करेंगे। पूर्व IPS हैं, DGP रहे हमारे उत्तर प्रदेश के और तमाम अन्य पदों पर भी उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया है। सूर्य कुमार जी, क्या समझते हैं आप? मजदूरों का मजदूर दिवस तो मना लिया जाता है लेकिन उनका हाल अभी भी बहुत बुरी तरह से बेहाल है। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आज हमारे देश का अगर सबसे कमजोर और उपेक्षित तबका है तो वो भूमिहीन मजदूरों का है, जो रोजी रोटी की तलाश में
किसी फैक्ट्री, किसी ठेकेदार, किसी बिल्डर उसके यहाँ जाकर काम करते हैं। और जब ये कोरोना की महामारी आई तो देखिए सरकार ने कहा कि इनको किसी को निकालना नहीं, जहां है वहीं रखो, लेकिन उन लोगों ने ये सोचा कि अब जब काम नहीं तो पैसा नहीं, हम क्यों पैसा दें, और साथ में ये भी देखा कि लौट कर आए, इसलिए उनकी जो बाकी मजदूरी पड़ी है, ज्यादातर लोगों ने वो मजदूरी भी नहीं अदा की, उनको केवल आने जाने का किराया कुछ दे दिया, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था कि जिससे वो घर तक पहुंच सकें। और मैं तारीफ करूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो बसें भेजी, नोएडा को 1000 बसें भेजी थी, लेकिन उसके बाद उस योजना में भी ब्रेक लग गया कि संक्रमण फैल जाएगा, अरे वो तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं तो कहूंगा कि मजदूरों के हित में आज भी यह है कि उनको चेक कर लो, कि वो स्क्रीनिंग कर लो, जो आज निर्णय हो रहा है स्क्रीनिंग करके उनको गाड़ियों से भेज दो। और दूसरी बात कहूंगा कि हमारे देश के जो सलाहकार बैठे हुए थे उन लोगों ने ये अनुमान लगाने में फेल रहे कि जिस दिन हम टोटल लॉकडाउन करेंगे उस दिन जो रास्तों में या जो दूसरे के कैंपस में काम करने के लिए मजबूरी में रह रहे हैं ये कहां जाएंगे। लॉकडाउन में 2-3 दिन का भी समय अगर मिल जाता, ट्रेनों से उनको घर भेज दिया जाता। अब आज भी वही दिक्कत हो रही है कि बसों से भेजने में ज्यादा संक्रमण, ज्यादा घुस के बैठे बैठे जाना पड़ेगा। अगर ये ट्रेनें दे दी जाए जो बर्थ में अलग अलग ले जाए तो ज्यादा बुद्धिमानी होगी। मैं तो कहता हूं कि बड़ी अफसोस की बात है, एक समय आया था इस देश के इतिहास में जब मजदूर यूनियनें बहुत स्ट्रांग होती थी, लेकिन धीरे धीरे तमाम कायदा कानून टाइट किए गए, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मजदूरों पर कई जगह फायरिंग की गई और उसके बाद धीरे धीरे मजदूर यूनियन टूट गई। आज उनकी यूनियनों के न रहने पर उस तरह संवेदना से हाल लेने वाला कोई नहीं बचा। सोचिए, जो कई जहाजों में जब विदेश से हम लोग ला सकते थे तो क्या मजदूरों को उसके एक जहाज से उनका खर्चा निकल आता, लेकिन वो काम को हम लोगों ने प्राथमिकता इसलिए नहीं दी क्योंकि उनकी आवाज लुट उठाने वाला मजबूती से सरकार के सामने कोई नहीं था। और ये बड़ी पुरानी कहावत है कि जो बच्चा रोता है वही खाना पाता है। बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि इस समय गांधी जी के सपनों पे सब लोग गांधी जी पे फूल चढ़ाते हैं, अरे वो दरिद्र नारायण आज का कौन है? यही है वो दरिद्र नारायण जो भूमिहीन है, राशनहीन है, जिनके पास ठिकाना नहीं है, घर नहीं है। ये इन लोगों पर मैं तो अभी भी कहूंगा सचेत होने की जरूरत, इनकी क्रय शक्ति बढ़ाओ तब फैक्ट्री बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर यही जीवित नहीं रहेंगे, इन्हीं को खाना नहीं मिलेगा, इनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे बढ़ेगा, खरीदने वाला कौन होगा? धनंजय शुक्ला क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए हमारी सरकार निरंतर भाव से लगातार सभी मजदूरों के बारे में सोच रही है, चाहे आप केंद्र सरकार ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ले लीजिए। जैसा कि हमारे डीजीपी सर बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब से उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो हमारी बनी हुई है, तब से मजदूरों के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो सिर्फ योगी, चाहे योगी जी हो, चाहे केंद्र के मोदी जी हो, यही लोग सोच रहे हैं। और लगातार हम मजदूरों को लाने का काम कर रहे हैं। जो मजदूर पैदल चल रहे हैं उनको हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप कृपया आप पैदल ना चलें, आप घर में रहें, हम आपको हर हाल में आपको घर पहुंचाएंगे। लगातार जो मजदूर हैं उनको राशन हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। बूथ स्तर पे जिले में जा जाके लोग, हमारे कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता लगातार निरंतर भाव से काम कर रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जो मजदूर हैं उनको लगातार हमारी सरकार चाह रही है कि वो खुश रहें और उनको हर संभव लॉकडाउन का पालन करें और उनको सुरक्षित रखने के लिए अपील भी हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अपील कर रहे हैं, ठीक बात है, और वो उसका पालन भी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये कि खाली भूखे भजन ना होए गोपाला, दिक्कत यहाँ भी है ना कि अगर पेट भूखा रहता है तो कोई भी अपील कामयाब नहीं आएगी। आपके पास लगता है कि लॉकडाउन के जो मजदूर हैं, जो मजदूर बाकी लोगों को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। आपके पास दोबारा परेशान है, वो चल के आ रहे हैं, वो जरूर रास्ते में कई परेशान है, मगर फिर भी हमारी सरकार ही, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी ने पहल किया, सर्वप्रथम उन्होंने पहल किया कि जो भी मजदूर हैं उनको हर हाल लाएंगे। इसके पहले कोई भी स्टेट का सरकार ये चीजें पहल नहीं किया, मगर हमारी सरकार सबसे पहले पहल किया है। आएंगे आपके बाद दोबारा आएंगे। पवन गुप्ता जी, मजदूरों की बातें तो बहुत की गई, मजदूर दिवस भी बनाया गया 1986 में, लेकिन मजदूरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे हमेशा कहा जाता है कि गरीबी मिटाने की बात की जाती है, गरीबी तो नहीं मिटी लेकिन गरीब जरूर मिट जाता है। प्रदीप जी, पहला तो ये जो मजदूर दिवस है ये 1886 में शिकागो में बना था, 1986 में नहीं, और ये 1923 में भारत में बना था मजदूर दिवस।
और तब से लगातार लागू किया गया है। आज जो मजदूरों की समस्या है, एक बात जो मजदूरों को अगर हम देखें तो राष्ट्र की समृद्धि में, समाज की प्रगति में और खुशहाली में, विनिर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मजदूरों का है। और सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो इन्हीं मजदूरों की है। कारण उसके पीछे बहुत से हैं, मगर जो मेजर कारण है कि हम लोग जब कभी, जैसे भी कोरोना में लोग पीड़ित हैं, मजदूर यहाँ से परेशान है, बाहर में प्रवासी मजदूर है, कई लाख, अपने उत्तर प्रदेश का 16 लाख मजदूर बाहर पड़े हुए हैं, बिहार के भी 8 लाख मजदूर बाहर पड़े हुए हैं। इनकी स्थिति दयनीय, क्योंकि वो असुरक्षित भी है, वो अपने परिवार के बीच में जाना भी चाहते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है। ये दयनीय स्थिति तो है, मगर उससे ज्यादा दिक्कत की जो बात है, जो हमारे तो कोई भी व्यक्ति इस बात को राजनीतिक दल समझ रहे हैं कि संगठित और संगठित क्षेत्र की लड़ाई बहुत बड़ी है। हमारे देश में 40 करोड़ मजदूर सरकारी आंकड़े से हैं, उसमें 36.9 करोड़ मजदूर असंगठित हैं और 2.1 करोड़ मजदूर संगठित हैं। जितनी बातें होती है, जितनी सुरक्षा होती है, जितने सब कानून के लाभ मिलता है, वो संगठित क्षेत्र के लोगों को मिलता है, असंगठित लोगों को नहीं मिलता है। तो दिक्कत सबसे बड़ी वो है। और जो मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं, उसमें 90% असंगठित वाले हैं, जिनको भी वहाँ पे वो काम करने गए, 15 दिन यहाँ मजदूरी की, 20 दिन यहाँ की, 50 दिन रियल एस्टेट में, निर्माण में चले गए, वहाँ काम किया मजदूरी का, ये काम करते रहे, वो मजदूर ज्यादा है। और इनको वापसी का कोई इनका वो नहीं है, इनको कोई कानून का संरक्षण भी नहीं है। आज देश में जरूरत है इन लोगों को हमें ये आंकड़े हमने दिखा दिए। पवन गुप्ता जी, आप आंकड़े बेकार गिना रहे हैं। आप ये बताइए कि मजदूरों की दशा इतनी खराब क्यों है? प्रदीप जी, मेन समस्या है असंगठित क्षेत्र मजदूरों की। आपने जो बातें की है, संगठित क्षेत्र, उसके दोनों का अंतर समझ लें। मैं वो बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अंतर उसका है। और इनको कोई संरक्षण नहीं है, कानून का। अरे भाई, मजदूर को मजदूर रहने दीजिए, संगठित और असंगठित मजदूरों में मत बांटिए। पहले ही हम लोग जातियों, धर्मों, वर्गों में बटे हुए हैं। छोड़ दीजिए, मजदूर की बात कर लीजिए, आएंगे आपके बाद दोबारा से। ठीक है, मजदूर की बात कर रहा हूँ, पूरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मजदूरों की बात कर रहा हूँ, मजदूरों में जो मैं कह रहा हूँ जिनको संरक्षण चाहिए, सबसे ज्यादा परेशान है। मैं आपको परसों की घटना सुना रहा हूँ कि मैं आज पिछले 36 दिन से रोज 1000 पैकेट बांटने जाता हूँ। 50 मजदूर बॉम्बे से पैदल आए थे, उनको सिद्धार्थनगर जाना था, जाजमोपुर के नीचे थे। मैंने उनको 2 दिन जाके खाना दिया। बोले आज मैं रात को निकल जाऊँ, तो हम तीसरे दिन परसों नहीं गए। परसों उनका शाम को फोन आया, बोले भैया कल दोपहर को खाना दे रहे थे, तब तो हम लोग रुके, हमें लाके पवन गुप्ता जी आएंगे आपके पास। ठीक है, आएंगे आपके पास। ठीक, बहुत अच्छा, शानदार काम कर रहे हैं आप लोग, बधाई के पात्र हैं। सरकारें भी अच्छा काम कर रही है, एनजीओ भी अच्छा काम कर रहे हैं, देश में राम राज्य है, ये बहुत अच्छी बात है। जगदेव सिंह जी, किसान बेहाल, वो मजदूर बेहाल है, मजदूर दिवस मना रहे हैं हम लोग। देखिए मजदूर दिवस मना रहे हैं, अच्छा है। आप मजदूरों पे आज नहीं, अच्छा है आज आपने 1 मई को मजदूर दिवस पे ये बड़ा अच्छा मुद्दा रखा है। देखिए शुरुआत में आप जानते हैं, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, खेतीहर मजदूर, और मुद्दा तो अच्छा रख रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि मजदूरों की हालत नहीं सुधरती है। दूसरे प्रदेशों में जाता है उसको नौकरी करने के लिए। आज लॉकडाउन के बाद जो हमारे प्रदेश की, देश की स्थिति हुई है, बहुत ही भयावह है, बहुत भयावह। मैं ये कह रहा हूँ कि मजदूर को सोचा होता, सोच विचार के लॉकडाउन करना चाहिए, कम से कम 3 दिन का मौका देना चाहिए, ताकि जो हमारे मजदूर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए, कम से कम उनको आने का मौका देना चाहिए। 3-4 दिन कराना चाहिए। थोड़ी नोटबंदी कर 12 बजे लॉकडाउन कर दिया, और जो जिससे लोग सैकड़ों किलोमीटर लोग चले गए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, भूखे मरे, तमाम है, तबाह हो गया। आपने देखा परसों में अड्डों में कितने लोग आ गए थे। ये सरकार की बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी बात हुई है। अब बड़ा निर्णय देर से ले रहे हैं कि साहब लाएंगे। जब आप बाहर से ला सकते हैं लाखों आदमी को, जहाँ से वहां से ले आ सकते हैं, तो आप देश के अंदर जो हमारे मजदूर फंसे थे उनको ला क्यों नहीं किया? ये बड़ी विडम्बना है। आप जानते हैं, ये रोज हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने मजदूरों को उसमें 1,000 रुपया डाल दिया। आप जानते हैं करीब 53 लाख मजदूरों का पंजीकरण हो चुके। मैं लेबर डिपार्टमेंट देख रहा था, लेबर डिपार्टमेंट मेरे पास था, उसमें अभी तक 19 लाख लोगों का जो है नवीनीकरण जो है हो पाया है, और 19 लाख में 13 लाख का खाली इन्होंने दिया है, और 34 लाख जो नवीनीकरण नहीं हो पाया है उनको नहीं दिया है। मेरी तो मांग है आपके माध्यम से
जो जितने पंजीकृत हुए थे उनको क्या सारे आंकड़े हैं आप लोगों के पास में गिराने के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं ये भी जरा देख लीजिएगा। ठीक है, मजदूर है जो पंजीकरण नवीनीकरण हुआ आएंगे जगदीश जी आपके उसको पास। डालना चाहिए। और जो आज हालत मजदूरों की है, ये निर्णय जो लिए रहे हैं बिल्कुल बाढ़ ठीक। लाने के लिए अविलंब व्यवस्था करना चाहिए, सारे मजदूरों को घर पहुंचाना चाहिए, ताकि जो खेती में बिल्कुल काम ठीक करते कह रहे हैं हैं लोग कहते हैं कहीं कुछ तो काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकते हैं ना, शहर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है जगदीश जी, छुट्टी है, अपना पेट ठीक तो है, पालेंगे। हो गई बात आपकी, आएंगे शैलेंद्र जी करो। ठीक है, ठीक हो गई। जय शैलेंद्र, आपकी राय। देखिए, गरीबी एक अभिशाप है और ये जो मजदूर है वो इसी गरीबी से जूझता चल रहा है। यही उसकी परेशानी का कारण है, यही उसकी पहचान भी है। जी, जो लोग इस तरह के लॉकडाउन में फंसे हुए हैं दूसरे जिलों में या दूसरे प्रदेशों में और लौटना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं से वो उस गरीबी से मुक्ति का एक मार्ग भी देख रहे हैं। अगर वो गांव को लौट आते हैं तो उनको पता है कि मनरेगा नाम की एक स्कीम चल रही है उनके गांव में, और कम से कम 100 दिन का रोजगार उनको अपने गांव में ही मिल जाएगा, तो कम से कम भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। अभी तक क्या होता था कि जो पुरुष वर्ग था वो बाहर निकल के काम करता था और उसकी महिलाएं परिवार की वो वहां पर गांव में रहकर मनरेगा में काम करते थे, और जो लोग दूसरे जिलों में चले जाते थे बाद में अपने पत्नियों को भी बुला लेते थे, बच्चों को बुला लेते थे। अब ये जो लोग अगले पायदान पर यानी विकास के क्रम में अगले पायदान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अभी स्थिर नहीं हो पाए थे, असमय ये आपदा आ गई। जो आपदा आ गई है, तो देखिए आपदा तो आपदा होती है, वो ये देख के नहीं आती कि आप नदी पार कर चुके हैं या बीच मझधार में हैं या किनारे पर हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखें, जो भी योजना बनाएं उस योजना में रखें। ये जहां कहीं भी हैं वहां से इनको अपने अस्थायी मुकाम पर पहुंचने में जहां तक मदद कर सकें वो कर दें, तो शायद ठीक है। ये अपनी उस गरीबी से लड़ने में ज्यादा सक्षम होंगे ठीक। और बेहतर होंगे। बिल्कुल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, बातें बड़ी बड़ी की जाती है, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन धरातल पर दरअसल कुछ होता नजर नहीं आता है। हर सरकार, चाहे वो वेस्ट बंगाल की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, पंजाब हो, सारी सरकारों और उत्तर प्रदेश की सरकारों का दावा यही है कि उन्होंने बेस्ट किया है। अब सवाल ये उठता है, और चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो जिसने 60 साल इस देश पर राज किया, चाहे सपा और बसपा की सरकार रही हो और भाजपा की सरकार भी है, सबका दावा है कि उन्होंने दी बेस्ट किया है। अब सवाल यही उठता है कि जब दी बेस्ट गरीबों के लिए किया जाता है और लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं, तो ये चीज अब तक पहुंची क्यों नहीं? क्यों गरीब गरीब ही रह गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। काट के तुम काट आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला।
कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि ट्रेन से क्यों नहीं लोगों को ले आया जा सकता है, क्योंकि मुश्किल है बस से ले जाना। बस में 20 से 30 से ज़्यादा लोगों को नहीं लाया जा सकता, और इतनी लंबी दूरी की बस को आसान काम नहीं है कि बस के माध्यम से पहुंचा देना। तो क्यों नहीं केंद्र सरकार कोई ट्रेन चला देती है, और जिससे कि लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। ये अलग बात है, जो सजेशन था हम लोग का कि हॉट स्पॉट पर उन ट्रेन को ना रोका जाए, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन को चलाया जाए, जिससे कि जो लोग फंसे हुए हैं वो लंबी दूरी के लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। और आपको अच्छी खबर बता दें कि अभी एक अच्छी खबर ये आ रही है कि एक ट्रेन झारखंड से निकल चुकी है तेलंगाना की ओर, और वहां से लोगों को ला करके वापस झारखंड छोड़ेगी। ये अपने आप में अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, और राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि एक तो बस से नहीं जाना पड़ेगा, लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी, और उसमें टॉयलेट भी होता है। बसों में टॉयलेट नहीं होता है, और वहां क्वारंटीन किया जा सकता है। बसों में दूर दूर नहीं बैठाया जा सकता, जबकि ट्रेन में दूर दूर बैठाया जा सकता है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे सूर्य कुमार शुक्ला जी का। शुक्ला जी, हम लोग अभी कोशिश कर ही रहे थे इस तरह की बात अपनी पहुंचाने की। सरकार ने शायद सुन ली है, एक ट्रेन झारखंड से तेलंगाना की ओर निकल चुकी है। क्या लगता है कि ये शुभ संकेत है, शुभ शुरुआत है, खासकर उन मजदूरों के लिए जो बेचारे फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं, हलकान हैं, और ऐसे ही और ट्रेन चला करके बाकी लोगों को भी पहुंचाया जाना चाहिए? भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आप और आप जैसे तमाम साथियों को, मीडिया के, जिन्होंने ये आवाज सरकार तक पहुंचा दी और वहां सुनवाई हो गई। अब मैं आपको 36 साल के अपने प्रशासनिक सेवा के अनुभव से बताता हूं होता क्या है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को ये लगा कि अरे इस समय मजदूरी यानी किराया भी तो देंगे नहीं, और फ्री में ले जाना पड़ेगा, खामखा घाटा बढ़ेगा। उन्होंने कहा सरकार इस समय इसको राज्य सरकारों पे छोड़ दिया जाए, कोई उल्टा सीधा होगा तो वो जाने, हम लोग इस चक्कर में ना पड़े। और वो सरकार ने सोचा कि अब बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं, सरकार ने कहा ठीक है। तो ये इस प्रकार निर्णय हुआ करते हैं मीटिंगों में। और दूसरी बात बताओ, इसी तरह आज देश की जनता को, यही असली जन है जो ये 40 करोड़ मजदूर हैं, इनके ऊपर तंत्र यानी नौकरशाही हावी हो गई है। और जरूरत किस बात की है, मैं बैंकों में देखता हूं हजारों करोड़ के लोन लोग मंजूर करा के फैक्ट्री के नाम पे करते हैं और पैसा मार के भाग जाते हैं, नहीं देते हैं। तमाम तो देश में ही बिल्कुल दिवालिया घोषित कर देते हैं फैक्ट्री को, उसका पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर लेते हैं और बच जाते हैं। मैं कहूंगा बैंकों की यही हालत है। बैंक से मजदूरों को लोन नहीं मिलता क्योंकि उनकी संख्या बहुत होगी, घूस देने की क्षमता सीमित होगी, और उनका पैसा लौटाने में कहीं कठिनाई ना हो जाए तो मजदूरों को लोग, बैंक के मैनेजर लोग भगा देते हैं। मैं तो कहूंगा सरकार को चाहिए कि 1-2 साल के लिए भी सारे बड़े लोगों को, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को रोक दीजिए कि इनको अपने पैसे से काम चला ले, और फैक्ट्री बैंकों का लोन है वो मजदूरों की तरफ दे दिया जाए। इनको लोनिंग और ट्रेनिंग
दो चीज भाई साहब, बिल्कुल, लोनिंग और ट्रेनिंग, लोनिंग और ट्रेनिंग, कौशल यही। विकास और एक लोनिंग। पैसा भले आप दान न दीजिए, सब्सिडी न दीजिए, लेकिन आप इनको लोन दे दीजिए, उनका आधार कार्ड देख के, और उनकी सारी जो संपत्ति हो भले मार्टगेज रख लीजिए, बिल्कुल, ताकि ये मजदूर बेचारे ये संभल जाए, उठ जाए, यही देश के हित में है। इनसे क्रय शक्ति बढ़ेगी तो सारे फैक्ट्रियों का माल बिकेगा और देश की व्यवस्था आगे बढ़ेगी। धनंजय, एक राहत भरी खबर है, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि अब झारखंड से तेलंगाना के लिए ट्रेन जाएगी। क्या लगता है ऐसी और ट्रेनें चलाने की बात भी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि जो महाराष्ट्र में लोग फंसे हुए वो बिहार पहुंच जाए और यूपी पहुंच जाए? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार और उत्तर जो भी सरकार है, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार मिलकर यह प्लान बनाया गया था पहले, और बनाने की तैयारियां भी चल रही है, जिसके तहत अभी केंद्र सरकार ने बहुत सारी ट्रेनें जो है क्वारंटीन बनाई गई है, जिसके तहत मुझे लगता है कि जैसा कि आपके चैनल के माध्यम द्वारा जो दिखाया जा रहा है, शायद मुझे लगता है कि सरकार अब संज्ञान में लेते हुए मजदूर भाई जो लोग परेशान हैं, जो लोग दिक्कतें हैं, उनको देखते हुए सरकार यह व्यवस्था पहले बना रही थी, अब मुझे लगता है उसको आगे करना चाहिए और उसके तहत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसा कि आप चैनल के माध्यम द्वारा आप लोग दिखा रहे हैं। चलिए पूर्व डीजीपी आप सूर्य कुमार जी के पास चलते हैं। सूर्य कुमार जी, क्या ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि राज्यों में तालमेल नहीं था? हरियाणा और दिल्ली ने अपना बॉर्डर सील कर दिया, दिल्ली ने यूपी का बॉर्डर सील कर दिया, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, राज्यों में सामंजस्य नहीं है। क्या यही कारण है कि इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालत ये होती, हर कोई अपनी अपनी खिचड़ी पकाने लगता है जी। और जो जहां जिस स्थान पर है बस ये भावना आ जाती है कि मेरा कहाँ चलना चाहिए। मैं तो कहूंगा, अरे मैंने तो क्राइम के क्षेत्र में ये बहुत बार महसूस किया है कि जब अंतर प्रदेशीय क्राइम हो जाता था तो दूसरे प्रदेशों से उस प्रकार का सहयोग नहीं मिलता था। इसलिए आज जरूरत है कि एक ऐसी अखिल भारतीय स्तर की संस्थाओं को भी मजबूत किया जाए, जो राय तो सबको लें, काम करने की छूट तो दें, लेकिन सबकी राय लेकर के एक कोऑर्डिनेशन का मजबूत रोल कर सकें। जब से ये अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई, तब से भाई साहब ये दिक्कत और बढ़ गई है कि उनमें पूर्वाग्रह रहता है क्रेडिट लेने का, कि हमको क्रेडिट मिल जाए, उनको डिसक्रेडिट मिल जाए। तो इन बातों से ऊपर उठ करके, और मीडिया का इसमें बहुत रोल है, पहचानिए कि कहां कौन क्रेडिट लेने के चक्कर में घूम रहा है और जनहित के विपरीत जा रहा है। क्रेडिट लीजिए, क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करिए, क्रेडिट जनहित के विपरीत न जाए, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं। पवन जी का रुख करते हैं। पवन जी, एक अच्छी खबर आई है, झारखंड से तेलंगाना की ओर ट्रेन चल पड़ी है। क्या लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है? पवन जी, आप तक आवाज ठीक है। पवन जी के पास चलेंगे, जगदेव जी के रुख करते हैं। जगदेव जी, एक अच्छी खबर आ रही है कि झारखंड से लेकर तेलंगाना तक एक ट्रेन रवाना हो चुकी है लोगों को लाने के लिए। सराहनीय कदम। ये बहुत अच्छी, ये कदम बहुत पहले उठा देना चाहिए था। और मैंने पहले ही कहा था कि लॉकडाउन करने से पहले 3-4 दिन का टाइम देना चाहिए। जो हमारे सारे मजदूर फंसे हुए थे दूसरे स्टेट में, सबको ला के साथ पहुंचने के बाद ही लॉकडाउन करना चाहिए था। ये कदम हो गया था तो तमाम मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, तमामों की डेथ हुई, भूखों से मरे, ये स्थिति नहीं आती। आज सवाल ये है, तमाम हमारे मजदूर संगठन है, आप देखते हैं यूनियन से चल रही है, उन मजदूरों के लिए है जो मजदूर काम करते हैं, लेकिन आज असंगठित मजदूर हैं, चाहे वो खेती मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, इनकी एक अलग व्यवस्था है, उनकी तो कोई पहचान भी नहीं, उनकी कोई सही संख्या भी नहीं है। तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि वास्तव में भी जिस वक्त सुन रहे थे कि बैंक आधार कार्ड के आधार पर स्वरोजगार योजना के अंदर इनको ऋण दे, ताकि स्वावलंबी बने, अपने आप अपना कुछ काम करें। अच्छा, यहाँ करोड़ों का ऋण दे सकते हैं, यहाँ अल्प ऋण दे करके ऐसे मजदूरों को, जो खेतिहर मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, आज बेरोजगार हो गए हैं। जब आप लोग सरकार में होते हैं तब ये बातें क्यों नहीं सोचते हैं? जब विपक्ष में आते हैं तो बहुत सजेशन देते हैं। होगा
अभी तो 4 बार उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही। उत्तर जी जी हमने सरकार इनका ये मजदूरों का भला होता क्यों नहीं है? जी सजेशन नहीं देते, हम लोगों ने करके दिखाया। हमने मजदूरों के लिए 4,000 शादी में 1 लाख रुपया मजदूर मकान बनाने के लिए 5,70,000 फ्री साइकिल बांटी, उसमें करीब 1.25 लाख। वो तो योजनाएं आज भी चल रही है, उससे ज्यादा योजनाएं चल रही है। और फिर मजदूर 40 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ और 80 करोड़ क्यों हो गया? कर सकते थे समाजवादी सरकार ने किया, अपने आप में नमूना विकल्प उठा के देख लीजिए। अरे आप लोगों ने बहुत काम किया। पिछले 72 साल से अगर कोई काम किया गया है तो वो सिर्फ मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए किया गया है। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए किया गया है। अब सवाल ये है, नहीं आपने बहुत कुछ किया, इससे इनकार नहीं है, और हम तो इनकार बिल्कुल नहीं है। सारी योजनाएं, 150 योजनाएं, इतनी योजनाएं आप लोग बना देते हैं और सब गरीबों के लिए, कोई अमीरों के लिए योजनाएं होती नहीं है। फिर ये गरीब और श्रमिक को उनका लाभ क्यों नहीं मिलता? योजनाओं पर बनाई की जा सकता है। पिछली गलतियों से हम सीखें, आगे की रास्ता बनावे, मजदूर हितों की बात करें। जी ठीक है प्रदीप जी मुझसे पूछ ठीक है प्रदीप जी कनेक्ट हो गया। पवन जी सवाल आपसे ये है, आपके लिए पवन जी एक खुशखबरी ये है कि एक ट्रेन चल पड़ी है, ट्रेन के पहिए चल पड़े हैं तेलंगाना, झारखंड से तेलंगाना के लिए लोगों को लाने के लिए। एक अच्छी खबर है ये। जी बहुत अच्छी खबर है। हो क्या गया, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी कहा था कि जब 25 मार्च को ये लॉकडाउन लागू किया गया, उस समय उन्होंने पूरी तैयारी मजदूरों को भेजने की नहीं की, जिससे पूरे देश में संकट पैदा हो गया है। और भुखमरी और पैसे की तो आर्थिक अभाव है। अरे भाई उस समय पता नहीं था ना कि इतना लंबा चल जाएगा मामला। नहीं, सबको मालूम था, पूरे देश को जब इन्हें 25 को लागू किया और इमीडिएटली लॉकडाउन की जरूरत थी। अगर लॉकडाउन नहीं लगा देते तो जान की दिक्कत हो जाती। 15 मार्च से मीटिंग हो रही थी, 25 को लागू किया गया। इस बीच में 2-3 दिन का प्रबंध आपको इनको भेजने के लिए करना था, जो सब थोड़ा संकट बन के खड़ा हुआ है। खैर आज नीतीश कुमार सब राज्य अपना अपना कह रही है, योगी जी अपनी बताइए प्रधानमंत्री के मजदूरों के लिए बन रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आज जो भी मजदूर अगर किसी भी भाग के आ रहे हैं तो जो भी कहा कि सरकारें बनने से कांग्रेस के प्रवक्ता जी महोदय जी जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इनके ही जैसे चाहे महाराष्ट्र ले ले, चाहे राजस्थान ले ले, या चलिए दिल्ली में केजरीवाल ले लीजिए, वहीं पे लोग जब मजदूरों को पाल नहीं पा रहे हैं और मजदूरों को उठा के भगा रहे हैं। रहा सवाल हमारी सरकार, तो हमारी सरकार जब से केंद्र में आई है, जब से स्टेट में आई है, लगातार मजदूरों को, आज जो मजदूर बिचौलिए और वहाँ के लोग उनसे पैसे हड़प के लिए उनके लिए उन्होंने सबसे पहले डिजिटल उनको सुन लीजिए पवन जी की बात। हाँ पवन जी अपनी बात रख लीजिए। आप बोलने नहीं देंगे दूसरे को तो क्या होगा। बगैर तैयारी के किया गया 25 मार्च को जो लॉकडाउन किया गया, मजदूरों को भेजने की बगैर तैयारी के किया गया। ये तैयारी थी तभी आज आप घर में आराम से बैठे हुए हैं। तैयारियों के इतनी तैयारी अगर व्यवस्था बनाई गई होती तो आज आप भी घर में नहीं बैठे होते सुचिंतित से आराम से। राज्यों को राष्ट्रीय नीति में लागू करना पड़ेगा। अलग अलग राज्य अपना राग आप रहे, अपने अपने ढंग से कर रहे हो, ठीक नहीं है। जैसा कि विष्णु कुमार जी कह रहे थे, राष्ट्रीय नीति बने और उसके तहत इसमें सब राज्यों को उसका पालन करें और मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जाए, इसका प्रबंध होना चाहिए हर हालत में। इसमें कोई बहस नहीं है, उसमें बहस करने की बात है। अगर मजदूरों ने पहले से तैयारी की होती तो मैं यही चीज बोल रहा था कि देखिए सबसे पहले देखिए हमारी सरकार रहा मजदूरों के लिए, मजदूरों को सबसे पहले देखिए अगर हमारी सरकार ने मजदूरों के बारे में सोचा, इसीलिए जो बिचौलिए जैसे हम जनधन यात्रा में पैसा डालते थे उसको बिचौलिए निकाल लेते थे, आज की डेट हमारी सरकार ने सबसे पहले उनको डिजिटल किया। डिजिटल करने के बाद उन्हें लगातार ये व्यवस्थाएं दी, प्रधानमंत्री श्रम योजना के तहत उन्हें कई सारी व्यवस्थाएं दी। तो इसलिए जैसा भी लोग आप लोग कह रहे थे कि लोन और सरकार ने विभिन्न तरह के योजनाएं किसानों के लिए लागू किया है। मनरेगा के तहत उनका रेट भी बढ़ाया गया, जहाँ पे 180 रुपए था उसको आज 200 रुपया किया गया। तो इसी तरह देखा जाए तो हमारी सरकार
सरकार मजदूरों के लिए, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार लगातार मजदूरों के लिए, हम जब से सरकार बनी हुई है तब से लगातार निरंतर भाव से काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे राज्यसभा में प्रवक्ता बैठे, चाहे आपके जो कांग्रेस पर लीड प्रवक्ता बैठे, एक खाली बस अभी आज जो ये बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले व्यवस्था बनानी चाहिए, भैया अगर पहले व्यवस्था बनाए होते तो आज आप घर में जो सुख सुरक्षित आराम से बैठ के मजा आप ले रहे हैं, शायद आप भी कोरोना अगर हो गया होता तो आपको, तो आज हमारा देश सुरक्षित है और हम कोरोना से उभर के निकल रहे हैं। तो इनको अब मजदूरों की चिंता हो रही है। मजदूरों की इतनी बड़ी चिंता थी तो आज से करीब 10 साल पहले या 7 साल पहले जब आप लोगों की सरकार थी तब आप क्यों नहीं सोच पा रहे थे। आज हमारी सरकार मजदूरों को जीने का हक दिलाया है। एक एक मजदूर जागरूक हो गए हैं। आज बैंक में उनको लाइन नहीं लगाना पड़ता है। पहले जो है वो लाइन लगाते थे, वहां के मैनेजर उनको भगा देते थे। अब डिजिटल इंडिया के तहत उन्हें हक दिया गया है और हक के तहत वो हर चीज निकाल रहे हैं और अपने हक को वहां दिखा भी रहे हैं। चाहे बिचौलिए आज 1000 रुपया में उनके अकाउंट में गया है तो पहले क्या था कि वो पैसा किसी न किसी तरह बिचौलिए निकाल लेते थे। आज हमारी सरकार हर एक बैंक में, एक एक गाँव में नोडल अधिकारी के तहत बना के उनका पूरा पैसा उनको दिलाया जा रहा है और मजदूरों को भी वहां से जहाँ ट्रेन की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था और किसी भी तरह व्यवस्था से हमारी सरकार ला रही है। और हमारी सरकार ये भी बोल रही है कि आप पैदल न आइए, आप घरों में रहिए, हम एक मजदूरों को उनके घर सुरक्षित उनको हम पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार, केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार, ये बोल रही है। ठीक है पवन गुप्ता जी, बात हो गई आपकी, आपने पूरी बात रख ली, आएंगे दोबारा से आपके पास। गुप्ता तो ट्रेन की तरह लगातार चल रहे हैं बिना सुने। भैया एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ। चलें, क्या लगता है ये मजबूरी थी ट्रेन चलाना? क्योंकि तमाम राज्य जो आएंगे, पवन गुप्ता जी आएंगे आपके पास। सही बातें बोल रहा हूँ, आज जमीन पे उतर के देखिए। हर आदमी सही बात बोलता है, जमीन पे उतर के। और बाकी देखिए यहाँ कोई बात नहीं चल रहा है, यहाँ मजदूरों के हक की लड़ाई हो रही है और हक के लिए सबने मेहनत किया है। मगर सरकार अभी जब से बनी है हमारी तब से लगातार डिजिटल इंडिया के तहत कोई मजदूर इतना परेशान नहीं। जो मजदूर पैदल चल के आ रहे हैं उनकी भी हम व्यवस्था लगातार दे रहे हैं। कुछ स्टेट की सरकारें हैं जो उन्हें अनावश्यक घुसा रही है, परेशान कर रही है, वो बेचारे वहां से अगर पैदल निकल के आ रहे हैं। उसके लिए भी हमारी सरकार आदित्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी लगातार उनके घरों से उनके ला रहे हैं। हो गई पवन जी, बात हो गई आपकी, रुकिए आपके पास आएंगे, रुक जाइए, हो गई बात। शैलन जी, सवाल ये है कि क्या ये मजबूरी में उठाया गया कदम है? क्योंकि तमाम राज्य की सरकारें कह रही थी, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, तरह की हमारे पास बस नहीं है, हम बस नहीं ला सकते हैं। राजस्थान आ रहा हूँ, सवाल पूछने दीजिए। राजस्थान की सरकार कर रही थी, गहलोत कर रहे थे बस चलाइए, ट्रेन चलाइए, तमाम दूसरे लोग भी कह रहे थे ट्रेन चलाइए। जगदेव जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए ये मजबूरी ही नहीं, जरूरी भी थी जी। और जो लोग लौट रहे हैं, मैंने जैसा पहले भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग लौट रहे हैं मजदूर, वो इसलिए लौट रहे हैं कि वहाँ कम से कम मनरेगा नाम की एक स्कीम है जो 100 दिन का मिनिमम उनको वेज देने का, काम देने की गारंटी देती है। और ये मान के चलें ये बहुत चलेगा 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, इससे ज्यादा नहीं, तो 100 दिन का उनको एक सुरक्षा मिल रहा है। एक बात, यदि यहीं पर एक सलाह भी है, सजेशन भी सरकार के लिए कि यदि मनरेगा जैसे कोई स्कीम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है उसी तरह से अगर शहरी क्षेत्र में होती तो एक मिनट, ये ट्रेन पहले भी चलाई जा सकती थी। एक मिनट मैं पहुंचाया जा सकता था। अरे पता है शैलेंद्र जी, मनरेगा मिल रहा है, लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, हम लोग लगातार दिखाते रहते हैं। आप ये बता दीजिए क्या अगर ट्रेन पहले चला दी जाती तो जो लोग पैदल घर से निकल चुके, जो लोग तमाम की मौत हो गई, वो रुक जाती? हाँ, ट्रेन अगर और पहले चला सकते थे, चला देते तो शायद ये लोग अब तक घर पहुंच गए होते। और जो इस तरह से एक अनरेस्ट उनके मन में, एक व्यग्रता बढ़ती जा रही है, एक जो नियम तोड़ करके भी पैदल ही घर चले जाने की जो एक उत्सुकता नजर आ रही है, वो शायद न होती। तो ये एक अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन मजबूरी में ही उठाया गया कदम। उठाया गया, अच्छा कदम है, दुरुस्त है। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, फिर सूर्य कुमार शुक्ला जी का रुख करेंगे कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जब से देश आजाद हुआ 72 साल से आज तक सारी सरकारें सिर्फ श्रमिकों और मजदूरों, गरीबों के लिए काम करती रही है। लेकिन क्या ये कोई लगता है कि अब सब गरीब और मजदूर, श्रमिक सब खत्म हो गए, सब खुशहाल हो गए?
भाई साहब, ये जो स्थिति है वो तो आपके सामने है कि किस मजबूरी में। शैलेंद्र जी से जान लेते हैं पहले, उसके बाद आपका। हाँ शैलेंद्र, देखिए मैं एक बात यहाँ पर जरा मुझे कह लेने दीजिए, अगर मैं अपनी बात कुछ कहना चाह रहा हूँ उसके पीछे कुछ विचार है, मानना न मानना, सहमति असहमति है, अपना विषय है कि आज जो ये मजदूर शहरों से अपने घरों को क्यों लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव रोजगार का साधन नहीं है। अगर शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा जैसा कोई स्कीम होता तो शायद ये न लौटते। ये तो वहां पर उन लोगों के भरोसे थे जिनको फैक्ट्री ने काम दे रखा था, या जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई काम मिल गया था, या डेली का कहीं मंडियों में काम कर रहे हैं, कहीं बेलदारी काम कर रहे हैं, कहीं रिक्शा चला रहे थे ये। ठीक है, जल्दी से भाई। तो ये जो एक उनको एक सुरक्षा चाहिए, ठीक है, बेसिक नीड को पूरा सुरक्षा चाहिए, उनको घर की सुरक्षा चाहिए। हमने जो सवाल आपसे पूछा था कि आजादी से लेकर आज तक सारे काम, चाहे पंचवर्षीय योजना बनी हो, चाहे जो भी योजना बनी हो, सिर्फ श्रमिकों मजदूरों के लिए बनी है। क्या लगता है कि फिर ये मजदूरों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? देखिए वही बात, गरीबी है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे 26% आबादी है, सरकार की जितनी स्कीम चल रही है सब में वो गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश है। ये कोशिश इन्हीं के लिए तो है। अब ये अलग बात है कि कोशिशें कुछ हद तक कामयाब हैं, लेकिन सवाल ये कि ये गरीबी रेखा से लोग उठते क्यों नहीं है? क्या ये लोग ऊपर आना नहीं चाहते क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कौन नहीं आना चाहेगा। सरकार इतनी स्कीम चला रही है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, इसीलिए कि जो लोग कुछ, सवाल ये है देखिए बीपीएल से ऊपर क्यों नहीं आते? हाँ उठे तो थे। कुमार शुक्ला जी कुछ करना जी। भाई साहब, इस देश में बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो लगातार पावर सर्किल में घूमकर मनरेगा जैसी स्कीमों का विरोध करता है। मैंने वो स्थितियां बहुत करीब से देखी हैं, और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बजट लोन के रूप में, सब्सिडी के रूप में फैक्ट्री मालिकों को मिलता रहे। और इसके कारण वो समझाते हैं सरकार को, लोगों को, मीडिया को कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, जब फैक्ट्री खुलेंगी तो मजदूरी मिलेगी। और ये भटका देते हैं कि 10 करोड़ का जब इन्वेस्टमेंट होगा तो फैक्ट्री में मशीनें लगा लेंगे, खाली 50 आदमी को काम देंगे। इसलिए जरूरत यह है कि बाकी प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लागू करें। वो बताते हैं कि रोजगार देंगे हम लोग। हाँ, रोजगार देंगे, जबकि वो रोजगार नहीं, मशीनों से खुद कमाई करते हैं। और इसीलिए उनकी जो अमीर होने की गति बढ़ती जाती है रॉकेट की तरह, और जो गरीब आदमी वो पीछे छूटा जा रहा है। इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है भाई साहब, कि सीधा गरीबों को कृषि आधारित, पशुपालन आधारित, फल संरक्षण आधारित उद्योगों के लिए गांव को मजबूत किया जाए, गांव में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए, बड़ी फैक्ट्रियों, बड़े उद्योगों के बजाय इनको मजबूत किया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, बिल्कुल स्वरोजगार बढ़ाया जाए, दुकान खोलने, रिक्शा खरीदने, टेम्पो खरीदने डायरेक्ट पैसा दिया जाए लोन में, और उसकी भरपाई कर ली जाए। आप भले स्कूल न खोलिए, अस्पताल न खोलिए, सीधा उसको रोजगार दे दीजिए। कम से कम रोजगार की गारंटी हो जाएगी तो बच्चे को पढ़ा लेगा, अस्पताल दवाई करा लेगा। खुद तो नहीं पढ़ पाएगा, बच्चों को तो पढ़ा लेगा। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, फैक्ट्री मालिक अक्सर ये कहते हैं कि कानून, जो कड़े कानून बनाए सरकारों ने, उसको कम किया जाए, क्योंकि मजदूर अगर हड़ताल कर देगा तो उनका काम प्रभावित होगा और फैक्ट्री बंद हो जाएगी। क्या यही कारण है कि अब श्रमिकों के संगठन करीब करीब खत्म हो चले? सूर्य कुमार जी श्रमिकों के संगठनों को बाकायदा जो फैक्ट्री मालिक थे उन्होंने, प्रशासन ने, सबने मिल करके इतना तोड़ा, इतना कार्रवाइयां की उन पर कि वो सब संगठन टूट गए। यद्यपि एक वो भी फेज था जब मजदूर यूनियनों के अतिवादिता के कारण तमाम फैक्ट्री मालिकों को मार दिया गया था। तो हमारे देश के हित में वो दोनों बातें नहीं है। फैक्ट्री यूनियन तो हो, परंतु इतनी मजबूत ना हो कि वो हिंसा करने लगे, और साथ ही फैक्ट्री मालिकों की इतनी मनमानी ना हो जाए कि वो सारा पैसा बैंकों का हड़प कर जाए और मजदूरों के लिए लोन न मिल पाए। ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। समय समाप्त हो चला मेरे पास में। धनंजय जी, क्या लगता है कि मजदूरों को ये ट्रेन एक चला दी गई है और अब जरूरत है कि कुछ और ट्रेन चला करके लोगों को उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, जैसा शैलेंद्र जी कह रहे थे। एक तो सब सुरक्षा मिल जाएगी उनको कि वो घर पे हैं, और मनरेगा में वो उनको काम भी मिल जाएगा। जी, अगर ट्रेन शुरुआत हो चुका है तो मेरा मानना यही है कि मैं भी आपके चैनल के माध्यम द्वारा, और मैं भी अपील करूंगा कि जो मजदूर बेचारे पैदल या परेशान होकर आ रहे हैं, जैसा कि केंद्र सरकार ने व्यवस्था बना रही थी कि क्वारंटीन ट्रेनों को, मतलब काफी ट्रेन उन्होंने तैयार किया, तो क्वारंटीन जो ट्रेन आइसोलेशन के तहत बनाए गए हैं
उन ट्रेनों को चला के जो मजदूर है उनको लाया जाए और लाने के साथ साथ उनको जैसा कि सरकार क्वारंटीन ट्रेन को छोड़ दीजिए, आप एसी बस मत चलाइए, आप लोकल बस आप बिना एसी का ट्रेन चलाइए। और मिडिल क्लास बर्थ को जैसे कहा गया था कि मिडिल क्लास बर्थ में मत लेटाइए, आप ऊपर और अपर और लेबर में बैठा लिए, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए सरकारें जो सरकार हमारी है लगातार देखिए मजदूरों को जैसा कि बोल दी जाए, केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट सरकार हो, यही बोल रही कि हम उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो सरकार निर्विरोध प्रयास करते हुए जैसे भी हो, मेरा मानना है कि उनको हर हाल में उनके घरों तक पहुंचा रही है और पहुंचाए। ठीक है पवन गुप्ता जी, क्या लगता है कि जब एक ट्रेन के पहिए चल पड़े हैं तो कुछ और ट्रेनों के पहियों को चला देना चाहिए जिससे लोग अपने घरों तक पहुंच जाए? निश्चित चला देना चाहिए। शैलेश जी ने एक बात जो कही अच्छी बात है कि वहां पर जाके इनको मनरेगा में रोजगार मिलेगा, मगर एक उसका दूसरा पहलू भी शैलेश जी समझ लें। भारत सरकार ने मनरेगा के लिए बजट स्थापित कर रखा है, उस बजट में जितने मजदूर कवर होते हैं उससे 5 गुना मजदूर अपने देश में ज्यादा है, तो सब मजदूर उसमें एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं। दिक्कत है सबसे बड़ी मनरेगा में भी है, मगर इस समय सरकार को तत्काल इन मजदूरों को घर वापस भेजने का 40,000 करोड़ का बजट है, आप ही ने बनाया था 40,000 करोड़ का बजट पवन गुप्ता जी। मैं जैसा क्लियर कर दूं, देखिए एक बात जान लीजिए, मनरेगा में पवन गुप्ता जी आप बहुत विद्वान है, एक मिनट एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए मनरेगा में ये नियम है कि गांव में जो भी व्यक्ति रहता है चाहे अमीर हो या गरीब हो, यदि वो कहता मैं मजदूरी करना चाहता हूँ तो उसका जॉब कार्ड बन जाएगा वो दूसरी बात और हर जॉब कार्ड वाले को मिलेगा। शैलेश जी वो दूसरी बात कर रहे हैं, वो कह रहे बजट कम है तो कहाँ से देंगे? वो मांग अगर सुन लीजिए मांग कर लेते हैं तो 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य है, वरना बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आप रूट कॉस्ट में नहीं जा रहे हैं, काम देना अनिवार्य है लेकिन पैसा नहीं होगा तो कहाँ से पैसा देंगे? देते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, साबित नहीं कर पाते कि हमने इसे काम मांगा था 15। देखिए मुझे जानकारी है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, काम मांगने के लिए एक फॉर्मेट होता है, यदि वो उस फॉर्मेट पर ये ठीक है वो अनपढ़ आदमी है नहीं कर पाता, लेकिन यदि साबित कर दे कि हमने काम मांगा 15 दिन में काम नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। सूर्य कुमार जी भाई साहब, हालत यह है कि मनरेगा बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। देश में मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है और थोड़ा सा ये तमाम जो अर्थशास्त्री हैं और उद्योगपति हैं, इन लोगों ने ये भ्रम फैला दिया है देश में कि पहले फैक्ट्रियों को मजबूत करो तब उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, एक एक बूंद टपकेगी पैसे की और वो मजदूरों को मिलेगी, जबकि जरूरत है कि हम ग्रामीण भारत को नीचे से ऊपर जाने की जरूरत है ना कि, लेकिन फैक्ट्री मालिकों ने समझा दिया कि पानी ऊपर से नीचे ही बहता है। जगदेव सिंह जी फाइनल कमेंट आपका, ट्रेन के पहिए चल पड़े हैं, क्या लगता है और चलाना पड़ेगा? जगदेव सिंह जी आपका जी आज बहुत मजबूर है, आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए इतना करनी पड़ेगी। पहले शहर में तो सारे मजदूरों को उनके घर में उनके घर पहुंचाना चाहिए। मनरेगा जरेगा से खाली काम नहीं चलेगा। जो शहरी क्षेत्र में मजदूर है, जो शहरी क्षेत्र मजदूर है, उनके लिए स्वरोजगार योजना चलानी पड़ेगी, छोटे मोटे लोन देना पड़ेगा। क्या करें, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही आगे बहुत अभी से ठोस योजना सरकार को बनानी चाहिए शहरी मजदूरों के लिए, ग्रामीण मजदूरों के लिए और दिहाड़ी मजदूरों के लिए, तभी इनका जीवन यापन हो पाएगा। वरना बच्चों को पालना, पढ़ाई लिखाई करना मजदूरों को बड़ा कठिन पड़ जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि स्वरोजगार योजना में सरकार निर्णय दे, मजदूरों की दिहाड़ी शहरों में व्यवस्था करे और आज बिना किसी भेदभाव के सारे लोगों के लिए सरकार आधार कार्ड पे स्वल्प ऋण दे। तो जब बड़े लोग करोड़ों में दे सकते हैं लेकिन बाहर जा सकते हैं तो मजदूरों को चीज बताना चाहूंगा। अभी सरकार ने जो चाहे कोई भी मजदूर या कोई भी हो उनको 10 लाख लोन तक देने के लिए प्रौद्योगिक बैंकों को भेजा है, जिसके तहत आप चाहे मजदूर हो या कोई भी आधार कार्ड के उस पर दिखा के आप 10 लाख तक लोन आप ले सकते हैं। ये सरकार की योजना ऑलरेडी चल रही है, आज ये सरकार की योजना चल रही है। मैं जगदीश सर को एक चीज बताना चाहूंगा, लेकिन धनंजय जी, सूर्य कुमार जी कह रहे हैं कि इन किसानों के पास में, मजदूरों के पास में कुछ रखने का नहीं होता है। ऐसे देखिए सरकार ने कुछ रखने के लिए बोला ही नहीं है, ये जानकारी आप ले लीजिए। देखिए सरकार ये बैंक वाले
चाहे बिना मजदूर हो, हम भी एक मजदूर के बेटे हैं। धनंजय पर जी, फर्क कितना है कि कैटेगरी वाइज कुमार जी, है, जब तो जवाब देना कैटेगरी चाहते हैं। अभी जी। सरकार ने जैसा निकाला है, लेकिन कोई गलती नहीं है, सरकार केवल बैंक लोग, बैंक के मैनेजर उसका पालन नहीं कर रहे हाँ, हैं, करके ये देखा, बात बिल्कुल ठीक आज कह रहे हैं। सर मैं ये चीज सभी लोगों को बताना चाहूंगा, कभी केंद्र सरकार ने या योजना लॉन्च किया है, कोई भी चाहे मजदूर हो या चाहे कोई उद्योगपति हो, आपकी नियत में कोई शक नहीं है धनंजय जी। धनंजय जी सवाल सुन लीजिए, सीतारमण भी 2 बार डांट चुकी है। धनंजय जी, निर्मला सीतारमण भी कई बार बैंक के मैनेजरों को डांट चुकी हैं कि वो लोग लोन नहीं दे रहे हैं, तो नीचे तक पैसा नहीं दे रहे हैं, वो फैक्ट्री मालिकों को पैसा मिल जाता है। देखिए बैंकों में भी इसीलिए हर स्टेट में, हर जिलों में ब्लॉक स्तर पे नोडल अधिकारी भी बनाए जा रहे हैं, जिनके तहत अगर जो लोग हैं उनको जो है जागरूक करके ये चीज दिलवाने की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस पर यह है कि मजदूरों का हाल बेहाल है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज़ादी से लेकर के आज तक तमाम नियम कायदे कानून बनाए गए, लेकिन अगर किसी हालत में सुधार नहीं हुआ तो वो था मजदूरों और श्रमिकों की हालत में सुधार होना। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्थिति बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी, परिदृश्य बदलेगा और हम जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आप एक हाथ नीचे से बढ़ाइए, एक हाथ ऊपर से बढ़ेगा और हम जरूर बराबर और समानता पर आ पाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उनकी वो बातें आज खरी उतरे और हमारे देश के श्रमिकों की और मजदूरों की हालत में भी सुधार हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।